हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, ठीक है ना। जो मैकेनिक्स का पोर्शन जानकारी होता है, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, अंतर में विद्युत ई और वी में क्या रिलेशन कैसे रहता है, सबकी मैंने आपसे चर्चा, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और उसी में आज अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है के बारे में हम आपसे डिस्कस, तो लास्ट टाइम पेपर में भी आया हुआ है और इस बार भी चांस हैं आ जाए आपकी किस्मत। हाँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस के तौर पे लिखवा देता हूँ, टॉपिक है लेकिन उस तौर पे मैं प्रूव करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार तो। और क्वेश्चन कैसे भाई, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन लिखना भाई टॉपिक है लेकिन मैं क्वेश्चन लिखवा के लिख रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। सिद्ध कीजिए कि तक्षी बलों के अंतर्गत, तक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति गति सरल रेखीय होती, गति सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति सरल रेखीय होती है। ये आपको प्रूव करना है और ऐसी हेडिंग है, सरल रेखीय बलों के अंतर्गत कण की गति, ये आपका टॉपिक है लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन में चेंज करवा दिया। और ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा हुआ था, मैंने बोला भी था बच्चों को ये पेपर में आएगा और अच्छे से करके आना, ठीक है। अब की बारी बोल रहा हूँ, उम्मीद है। बाकी तो मैंने वो थ्योरम वाले पार्ट लिखवाए थे, वहाँ से जाएगा और भी काफ़ी चीज़ें मैं बता दूंगा लास्ट में, जो अपने कि यहाँ से क्वेश्चन करने के चांस ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो इसको प्रूव करते हैं। तो संरक्षी बलों की बात कर रहे हैं तो मैं देखो, देखना भाई, लिखना। अपन ने क्या बोला था कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, सेंट्रल फोर्स है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है, तो वहाँ जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कोई पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो के लिए यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, नियत रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ें अपन पहले प्रूव भी कर चुके हैं। इसी की बात करता हूँ मैं, लिखना। हम जानते हैं कि हम जानते हैं संरक्षी बलों के अंतर्गत, संरक्षी बलों के अंतर्गत संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की यांत्रिक ऊर्जा, कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत या संरक्षित रहती है, नियत या संरक्षित रहती है। क्या भाई ये प्रूव भी करवाया हुआ है, नियत या संरक्षित रहती है या होती, संरक्षित होती है, नियत या संरक्षित, ठीक है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, अर्थात अगर मैं लिखूं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ई से जो काइनेटिक गतिज प्लस कितना हो जाएगी भाई, स्थितिज हो, गतिज ऊर्जा प्लस गतिज को कैसे लिख दिया, प्लस कितना स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को लिख दिया मैंने, स्थितिज ऊर्जा को यू से लिख दिया, उधर ज़्यादा गया डबल यू। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा E इक्वल टू कितना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के प्लस कितना, स्थितिज ऊर्जा। यू इक्वल टू ऐसे लिख दूं मैं, के प्लस यू, यहाँ से अगर काइनेटिक निकालूं ई माइनस कितना हो जाएगा भाई, यू, ई माइनस कितना हो जाएगा, यू, ठीक है। अगर अपन किसी टाइम पे बात करें कि पार्टिकल की मास m और उसकी वेलोसिटी कितनी v है,
मैं लिख देता हूं, यदि किसी समय पर कण का वेग स्मॉल v, v वेक्टर लिख लो, तथा द्रव्यमान स्मॉल m, कण का वेग स्मॉल v, द्रव्यमान ये हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा E माइनस यू। अपन को v चाहिए, क्यों पोजीशन निकालेंगे उसके लिए, तो यहाँ से मैंने निकाला v स्क्वायर, यहाँ से कितना बन गया बाई एम, और ये बन गया E यू, और v निकाला तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2/m, और ये बनेगा E माइनस यू। क्योंकि v को ऐसे लिख सकता हूँ मैं dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख, ये बना कितना अपने पास dx अपॉन dt, और ये बन गया अंडर रूट कितना 2/m, और ये बनेगा कितना E माइनस यू। ठीक है भाई, यहाँ से इसको कोई नंबर लिखा मैंने 2 नंबर, ठीक है भाई। अब फोर्स वहाँ कैसा है, संरक्षी है, संरक्षी बल है, तो जो कण की स्थितिज ऊर्जा होगी उसको मैं ऋणात्मक प्रवणता के अदिश रूप में देख सकता हूँ, के ऋणात्मक मान को अदिश प्रवणता के रूप में देख सकता हूँ। अगर F क्या है, संरक्षी फोर्स है, तो जो कण की स्थितिज ऊर्जा है उसको ऋणात्मक मान को अदिश प्रवणता के ऋणात्मक मान के रूप में लिख सकता हूँ, है ना, F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट क्यू। स्थितिज ऊर्जा की, है ना, ऋणात्मक मान की संरक्षी बल है, तो वहाँ जो संरक्षी बल होगा वो स्थितिज ऊर्जा के अदिश प्रवणता के ऋणात्मक मान के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ, यदि F एक संरक्षी बल है, तो अपन ने ऐसा पढ़ा है भाई, F वेक्टर इक्वल टू कितना माइनस ऑफ ग्रेडियंट U, F वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन कितना डी आर, ये बन जाएगा आर कैप। अगर मैं F की बात करूँ डायरेक्ट, है ना, x है यहाँ, तो ठीक है भाई, क्या है अपने पास x है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ लिखूँ मैं F इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूँ डी यू अपॉन कितना भाई डी एक्स, यहाँ से डी यू निकाला तो बन जाएगा माइनस कितना डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन करूँ कहाँ से कहाँ तक, लेकिन 0 से किसी पोजीशन x तक, हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x, ये कितना बन जाएगा u, और u का मान कितना बताओ माइनस कितना एफ एक्स, नंबर कितने, समीकरण 2 तथा 3 से u का मान ये रख देता हूँ मैं, समीकरण 2 तथा 3, कहाँ रखा मैंने समीकरण 2 तथा 3, समीकरण 2 तथा 3 से भाई देखेंगे यहाँ बनेगा कितना dx अपॉन dt, और ये बन गया कितना अंडर रूट 2 अपॉन कितना m, और ये बन गया कितना e माइनस यू, और ये कितना बन जाएगा प्लस कितना बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा, प्लस कितना बन जाएगा भाई एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, और प्लस कितना बन जाएगा भाई, नहीं पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा e प्लस कितना बन जाएगा एफ एक्स बन, e प्लस कितना बन जाएगा भाई एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करता हूँ, चरों के पृथक्करण से भाई, चरों के पृथक्करण से मतलब एक्स एक्स एक साइड कर लेता हूँ, टी वाला पोर्शन एक साइड कर लेता हूँ, चरों के पृथक्करण से भाई, यहाँ बना कितना बताओ dx, और ये बना अंडर रूट कितना 2/m, और ये बना e प्लस कितना एफ एक्स बना, e प्लस कितना एफ एक्स, ये बना कितना dt। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा कितना m/2, और यहाँ बन जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा e प्लस कितना बताओ एफ एक्स, और ये बनेगा कितना dt, ठीक है भाई। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इधर ले जाऊँ, तो भाई हमको इधर ले गया, इधर कितना बन जाएगा, इसको अगर ऐसे लिखूँ मैं e प्लस कितना बताओ एफ एक्स, इसकी पावर कितनी माइनस हाफ, ये बन जाएगा dx, यहाँ बनेगा 2/m, और ये बन जाएगा कितना dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँ भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों ओर समाकलन से भाई, दोनों ओर समाकलन से
दोनों ओर समाकलन से। अगर मैं दोनों ओर समाकलन करता हूँ भाई, समाकलन बनेगा यहाँ से e प्लस कितना एफ एक्स पावर कितना माइनस हाफ डी एक्स और अंडर रूट कितना 2/m और इंटीग्रेशन कितना dt। इधर लिमिट हो जाएगी 0 से t और इधर x की लिमिट हो जाएगी 0 से x के लिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक, ठीक है ना। अपन को x निकालना है, इसलिए ऐसे सब काम अपन कर रहे हैं यहाँ पे। चले भाई, तो ये स्टेप मुझे बताना। आप अपना स्टेप आया भाई, ये इंटीग्रेशन कितना यहाँ कितना e प्लस कितना बताओ एफ एक्स और इसकी पावर कितनी माइनस हाफ डी एक्स और डी एक्स कितना 0 से x और यहाँ कितना बना बताना भाई। यहाँ बना अपना √2/m dt, √2/m dt बना। यहाँ कितना बना √2/m और इंटीग्रेशन कितना dt और 0 से कितना t, 0 से कितना t। चलो ये तो कांस्टेंट है e, तो एफ एक्स है तो इसको ऐसे पढ़ लो x की पावर माइनस हाफ, ठीक है। पूरे को x पढ़ा भाई। देखना यहाँ बन जाएगा e प्लस कितना एफ एक्स, इस पावर माइनस हाफ प्लस 1 कर दिया और ये कितना माइनस हाफ प्लस 1 उससे डिवाइड। अब x किसको पढ़ा पूरे को, इसका तो 0 हो गया, अवकलन करके उसको डिवाइड करना होता है समाकलन में, है ना। जिसको x पढ़ते हैं तो अवकलन करो, अगर कांस्टेंट मिलता है तो उसको क्या करना होता है डिवाइड। अगर कांस्टेंट नहीं मिलता तो उससे ऐसे कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने इसको x पढ़ा था, इसका किया, इसका 0 हो गया x के सापेक्ष, इसका कितना f और f क्या कर दिया डिवाइड में लगा दिया, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा बताओ √2/m इंटू कितना बन जाएगा t। यहाँ देखो क्या बना e प्लस कितना बताओ एफ एक्स और इसकी पावर कितना हाफ और ये कितना बना f/2, ये कितना बना भाई f/2 और यहाँ बना रूट कितना 2/m इंटू टी बन गया, ठीक है। इसको 2/f लिख दो भाई, 2/f और यहाँ लिमिट रख देता हूँ। लिमिट रखनी है, लिमिट 0 से कितनी x, लिमिट कितनी 0 से x। एक बार x रखा मैंने, x रखने पे बना e प्लस कितना एफ एक्स, x की जगह लिमिट रखनी है माइनस ये बना कितना 2/f, ये कितना बन गया √e बन गया, √e ओनली, ये 0 हो जाएगा 0 रखते ही। और ये कितना बना बताओ रूट कितना 2/m इंटू कितना t, इसको इधर भेज दो। ये बना कितना 2/f और ये कितना बना e प्लस कितना एफ एक्स और ये बन गया कितना 2/f रूट कितना e प्लस कितना रूट कितना 2/m इंटू कितना t। इसको इधर भेजो दोबारा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा f/2 बनेगा। यहाँ कितना बन जाएगा भाई f/2, इसकी पावर कितनी चल रही है हाफ, पावर हाफ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ इसको इधर भेजूंगा फिर से, तो e प्लस कितना बनेगा ये एफ एक्स, इसकी पावर कितनी बताओ हाफ, इसकी पावर कितनी हाफ। तो f/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट है प्लस बनेगा बताओ कितना f/2 अंडर रूट कितना बताओ 2/m इंटू कितना t, 2/m कितना t, ठीक है भाई। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो अपन को रूट हटाना है, क्यों x चाहिए अपन को, तो अपन को क्या चाहिए यहाँ से x चाहिए। तो दोनों ओर वर्क करने पे भाई, दोनों ओर वर्क करने पे, दोनों ओर वर्ग करने पे भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्क करने पे तो मैंने वर्क किया e प्लस कितना बताओ एफ एक्स, ये मैंने वर्क कर दिया e प्लस कितना भाई एफ एक्स और ये बनेगा कितना होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा होल स्क्वायर रूट e प्लस कितना बताओ f/2 और ये बनेगा √2/m, यहाँ कितना बनेगा √2/m और t इसका कितना बताओ स्क्वायर, इसका कितना बताओ भाई स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बना e प्लस कितना बना बताओ एफ एक्स बना, इधर a का स्क्वायर रूट का e प्लस कितना b स्क्वायर f²/4 और ये बनेगा कितना 2/m तो कितना t तो बाहर ही था भाई ना, तो t का तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, t तो बाहर था t का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा कितना f और ये कितना अंडर रूट 2e बाई कितना m इंटू कितना t, ठीक है भाई। 2ab में ये बनेगा, इसे e कैंसिल आउट हो गया, f यहाँ बना कितना एफ एक्स और ये बनेगा कितना f²/4 और ये कितना 2t² अपॉन कितना m
प्लस कितना बनेगा एफ टी अंडर रूट कितना पी अपॉन कितना एम, एफ से एफ डिवाइड मार दिया, ये बन गया एक्स, तो एक एफ कम हो जाएगा एफ बाई फोर, ये कितना 2t² अपॉन कितना एम प्लस कितना टी अंडर रूट कितना बताओ 2e अपॉन कितना अंडर रूट कितना 2e बाई अपॉन एम। अब देखो क्योंकि एफ इक्वल टू होता है कितना 2 है भैया, एफ इक्वल टू होता है एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ अपॉन एम, तो यहाँ से एफ अपॉन एम ए हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बन जाएगा 1/2 प्लस कितना बताओ भाई टी और अंडर रूट कितना बताओ 2e अपॉन कितना एम, ये कोई नंबर कितने 4, ये कोई नंबर कितने 4। अब देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये यू है, ये क्या है भाई यू है। अब यू कैसे है वो देखेंगे, देखो क्योंकि E इक्वल टू अपने पास कैसे लिखा था अपन ने हाफ एम कितना, यहाँ लिखा था मैंने भाई हाफ एम कितना टी स्क्वायर और माइनस कितना लिखा था ये एफ एक्स। यदि मैं लिखता हूँ जब t बराबर 0 तो x बराबर भी कितना 0, तो b बराबर कितना, इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी मान लूँ, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से e का मान कितना आ जाएगा बताओ हाफ एम कितना यू स्क्वायर, नंबर कितने 5, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से ई का मान ये वाला रख देता हूँ, x इक्वल टू कितना हाफ ए टी स्क्वायर प्लस कितना बनेगा t और अंडर रूट कितना 2/m और ये बनेगा कितना 1/m 2 स्क्वायर, 2 से 2 ये बनेगा हाफ, ये कितना बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस कितना t और ये कितना बन जाएगा x इक्वल टू कितना बनेगा भाई 2t प्लस कितना हाफ ए टी, सरल रेखीय गति का समीकरण, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होता था, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, और वही क्या होता है विस्थापन होता है, तो सरल रेखा में चल, ठीक है भाई। ये डेरिवेशन है आपका, अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर बोल सकते हो, अति सुंदर है अति सुंदर, एक बार देख लो इसको, नोट डाउन कर लो। हाँ भाई चले आगे, हाँ अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, लिख सकते हो ना अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत, अतः संरक्षी बलों, संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति सरल रेखीय, कण की गति क्या होती है भाई सरल रेखीय, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं अपना एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं,
हाँ भाई, हेडिंग लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपनी हेडिंग, लास्ट हेडिंग और तो स्थितिज ऊर्जा वक्र वक्र कण की गति की व्याख्या। स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा कण की गति की व्याख्या। ठीक है भाई, अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा स्लोप के बारे में। आपसे क्या चाहूँगा भाई, थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा स्लोप के बारे में। ठीक है भाई, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। स्लोप क्या होता है, कैसे होता है ना, उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे स्लोप। तो ठीक है, एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, फिर अपन टॉपिक। देखो, आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर y एक फंक्शन है जो किसका है, x का, तो आपसे बोला होगा कि भाई मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे। आपसे बोला होगा कि इसका अधिकतम हो तो अधिकतम या न्यूनतम हो तो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, है ना, कोई भी फंक्शन देखें। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आप जैसे ही अधिकतम न्यूनतम की सुनते थे आपके दिमाग में एक आती थी, डी वाई एक्स इक्वल ड्रॉ कर दो। यहाँ से कोई पॉइंट निकल के आएंगे, ए बी सी पॉइंट, 2 पॉइंट। फिर आप क्या करते थे, उसका d2y/dx2 निकालते थे और इस पॉइंट को इसमें रखते थे, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर ऐसा है तो आप बोलते थे ये मैक्सिमम वैल्यू है, उस पॉइंट का पॉइंट है और उसकी कोई आएगी। अगर ऐसा आता था तो आप बोलते थे ये क्या है, मिनिमा आएगा यहाँ पे और वैल्यू इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। ये आपका रूल था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा पढ़ा, क्या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी, ऐसा क्यों पढ़ा आपने, ऐसा क्यों पढ़ा आपने? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इससे बता देता हूँ यहाँ क्यों करते हैं, और उसके बाद फिर अपना जो टॉपिक है उससे बताऊँ। मान लो कोई फंक्शन है अपना y और x के, कैसा भी फंक्शन है ना, मैं कुछ इस टाइप से, कोई ये कोई अपना फंक्शन, ठीक है। तुमने स्लोप पढ़ा होगा, स्लोप होता है m इक्वल टू होता है भाई टेन थीटा की, जो और थीटा क्या होता था, एक्स एक्सिस से बनने वाला कोण। और इसमें भी दो कंडीशन होती थी, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री तो m कैसा, पॉजिटिव, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री m कैसा, नेगेटिव, मतलब वो टेन थीटा नेगेटिव हो जाता था दूसरे। ठीक है, अगर लेस देन 90 तो पहले में सारे पॉजिटिव और दूसरे में क्या, नेगेटिव। अगर तो इसीलिए बोलते थे, अगर इस टाइप से कोई भी रेखा होती थी अपने पास, जैसे अगर इस टाइप से अपन को स्लोप चाहिए होता तो बोलते थे स्लोप को है लेकिन पॉजिटिव है। अगर इसी के लिए अपन स्लोप ऐसे देखें तो इस वाली रेखा के लिए 90 तो बोलते थे है लेकिन क्या है, नेगेटिव स्लोप है। कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है भाई, नेगेटिव स्लोप है। तो अपन मैक्सिमम मिनिमम में ऐसा क्यों करते थे, देखो मैं बात करता हूँ। अगर मैं बोलूँ इस वाले पॉइंट पे, इन वाले पॉइंट पे अगर मैं स्लोप चेक करना चाहूँ, देखो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगा, हो सकता है यहाँ मिले मैक्सिमम, आपको मैक्सिमा यहाँ मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मिनिमा हो सकता है यहाँ मिल सकता है और यहाँ मिल सकता है, ठीक है, यही तो मिल सकता है, हो सकता है। और ये तो मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम मैक्सिमम ये हो सकता है, मिनिमम ये हो सकता है, ये कोई उसका सेकेंडरी मैक्सिमम अगर करो को देख के बताए तो अपन, ठीक है। तो मैं जब इन पॉइंटों की बात करता हूँ, इन पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखूँ भाई, dy/dx क्या है, स्लोप ही तो है, जिसको अपन m बोलते हैं और जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, एक ही तो बात है ना, ठीक है। तो अगर मैं इन पॉइंट पे देखना चाहूँ तो यहाँ से एक्स एक्सिस ऐसे ही है, ये एक्स एक्सिस और इसके साथ बनने वाला कोण कितना हो गया, थीटा इक्वल टू, यहाँ भी 0, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0। तो अगर इन पॉइंटों के लिए मैंने m इक्वल टू टेन 0 निकाला तो वैल्यू कितनी आई, 0, मतलब dy/dx कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। dy/dx कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब अपन को मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है कहीं भी हो।
तो उन सबके लिए मैक्सिमम मिनिमा की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा होगा, जीरो। और जब स्लोप जीरो हो रहा होगा तो आपको क्या चाहिए, थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब टेन जीरो, टेन जीरो बोले तो वैल्यू जीरो, और जीरो बोले तो यहाँ पे स्लोप एम जीरो, और एम बोले तो डी वाई अपॉन डी एक्स वो क्या होना चाहिए, जीरो। इसलिए जब भी आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे, जब मैक्सिमम मिनिमा चेक करना होता था, तो सबसे पहले आप ये वाली कंडीशन लगाते थे, ये वाली कंडीशन लगाते थे कि कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब स्लोप एम इक्वल टू ऐसे बोलूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बोलूँ, या फिर टेन थीटा बोलूँ, इसकी वैल्यू कितनी, ये जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी बताओ भाई, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? चलो, जैसे जीरो हुआ आपको पॉइंट मिलते थे, मतलब एक्स की कोई वैल्यू वैल्यू मिलती थी, ये वैल्यू मिलती थी, ये वैल्यू मिलती थी, ये आपके सामने पॉइंट निकल के आ जाते थे। मान लो एक्स इक्वल टू ए आ गया, कोई एक्स इक्वल टू आ गया, एक्स इक्वल टू सी आ गया। फिर आप क्या करते थे, उसका डबल डेरिवेटिव चेक करते थे। अब डबल डेरिवेटिव क्यों करते थे भाई, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव को तो ऐसे ही तो लिखते हो भैया आप, डबल डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखते हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डी अपॉन डी एक्स, और इसको लिखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ही बात है, ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, ठीक है। और ये क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, स्लोप। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, स्लोप। मतलब आप फिर ये चेक करते थे कि उस पॉइंट पे स्लोप एक्स के सापेक्ष घट रहा है या बढ़ रहा है, एक्स के सापेक्ष उस पॉइंट पे स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो उसकी कंडीशन देखो। अपन अब क्या करेंगे, स्लोप में चेंज देखेंगे। अपन क्या देखेंगे, स्लोप। तो देखो इधर स्लोप बनाऊं तो कुछ स्लोप ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर इस पॉइंट में स्लोप बनाना चाहूँ तो यहाँ एंगल कितना है, पहली बात तो ऐसे देख लो, थीटा लेस देन कितना है 90। स्लोप कैसा आएगा इस पॉइंट पे, एम पॉजिटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा बताओ इस पॉइंट पे, एम पॉजिटिव आएगा। स्लोप कैसा आया, एम पॉजिटिव आया। मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर अब सुनो, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, और वो क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव जाके जीरो हो रहा है। तो जैसे ही मैं x में वेरी किया, मतलब मैंने x को इधर शिफ्ट किया, थोड़ा सा x को इधर वेरिएशन किया, मतलब dx, x में चेंज कैसे हुआ, पॉजिटिव। मतलब मैंने x को बढ़ाया, x को बढ़ाया तो m क्या कर रहा है बताओ, m क्या कर रहा है, यहाँ जीरो था, यहाँ क्या हो गया, धनात्मक। मतलब m बढ़ रहा है, मतलब m क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पहले क्या था, जीरो, यहाँ क्या आ गया, धनात्मक। मतलब जीरो से धनात्मक जा रहा है, मतलब स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं देखूं dm अपॉन dx कैसा आएगा, पॉजिटिव। dm अपॉन dx कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। dm अपॉन dx कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ये बता दो मुझे, तो कैसे, फिर समझा देता हूँ। देखो भाई दोबारा, मैंने क्या किया, ये चीजें तो समझ में आ गई, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने क्या देखा, यहाँ जीरो स्लोप था, यहाँ मैंने स्लोप तो टेंजेंट डाला, टेंजेंट यहाँ से थीटा लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले जीरो था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पहले जीरो था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब स्लोप बढ़ रहा है। तो x को बढ़ाया तो m भी क्या कर गया, बढ़ गया। इधर x बढ़ाया ही मैंने, पहले यहाँ था, इधर शिफ्ट हुआ, m बढ़ाया तो ये बढ़ गया। तो dm अपॉन dx कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो। dm अपॉन dx मतलब m में x के सापेक्ष परिवर्तन क्या है, धनात्मक है। और m कितना था अपना, dy अपॉन dx। इसको लिख दूंगा d अपॉन dx, और इसको लिख दूंगा कितना, dy अपॉन dx, और ये कितना, ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहाँ से निकल के आया d2y अपॉन कितना, dx2 जीरो। और ये कंडीशन होती, ये कंडीशन किसकी होती थी, मिनिमा की। अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाए भाई, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, मिनिमा। और इस पॉइंट पे भी यहाँ क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। इस पॉइंट पे भी आपको क्या मिल रहा है बताओ भाई, मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, मिनिमा की बात हो गई। मैक्सिमा की बात कर लेता हूँ। चलो यहाँ आ गया, मैं यहाँ आ गया मैक्सिमा। मैंने क्या किया, मैंने इधर शिफ्ट किया x को इधर शिफ्ट किया, तो मैं यहाँ आ गया। मैंने इस पॉइंट पे कोई स्लोप डाली ऐसे, और ये अपनी x एक्सिस, ये एंगल कितना आ रहा है बताओ, ग्रेटर देन 90, थीटा से ज़्यादा। मतलब यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। मतलब स्लोप क्या कर रहा है, घट रहा है। कब, जब x बढ़ रहा है। जब x बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है भाई। मतलब मैं ऐसे बोल दूं,
कि जो dm अपॉन dx है x के सापेक्ष स्लोप में चेंज हो लेस देन कितना है, 0 है। लेस देन कितना है भाई, 0 है। तो लेस देन 0 हुआ मतलब dm अपॉन dx लेस देन कितना हुआ, 0, और m कितना है dy अपॉन dx। ये बन गया कितना बताओ, dy अपॉन कितना dx लेस देन 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे d2y अपॉन कितना dx2 लेस देन इक्वल टू 0। और ये किसकी कंडीशन होती थी, ये कंडीशन होती थी भाई मैक्सिमा की। ये कंडीशन होती थी भाई किसकी, मैक्सिमा। ये कंडीशन होती थी भाई किसकी, मैक्सिमा। देख लो भाई, ये मैक्सिमा आएगा, ये मैक्सिमा आएगा। और ये क्या आया था, मिनिमा। ये क्या आया था, मिनिमा। ये कहाँ था, यहाँ। ये कहाँ है, तो यही तो आप तुम चेक करते थे, वो ऐसे चेक करते और ऐसी कंडीशन इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं भाई। अब अपन क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। सबको तो हटा दूं मैं, सबको हटा दूं मैं, हटा देता हूँ ऐसे अलग तरीके। सर नहीं जाने का ऐसे, ठीक है। और इसको हो गया, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है भाई, टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है। चलो भाई, अब अपन बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, वक्र तथा कण की गति की। अब अपन ने स्थितिज ऊर्जा को कितना पढ़ा था भाई, ux। स्थितिज ऊर्जा कितनी थी बताओ, ux। और पोजीशन कितनी, x। तो y की जगह कितना रख दूंगा, ux रख दूंगा। y की जगह कितना रख दूंगा, ux। ये काम करूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, माना कि कण की, माना कण की स्थितिज, कण की u x, कण की स्थिति x का फलन है। कण की स्थिति x का फलन है तथा स्थितिज ऊर्जा का x के साथ परिवर्तन का ux का किसी कण के लिए, कण के लिए x का किसी कण के लिए x के साथ परिवर्तन, x के साथ परिवर्तन निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। निम्न प्रकार प्रदर्शित किया, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं बात कर लेता हूं इसमें, ठीक है। देखो अपन कोई भी एक ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ आ रहा होगा जनरल, अपन ऐसे बात कर लेता हूं मैं, ठीक है भाई। ये कोई पोजीशन है अपनी x, ठीक है, स्थिति, और इधर है अपनी ux स्थिति जोड़, ठीक है। यहाँ ये अपनी, अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, ग्राफ कुछ टाइप से भाई हो सकता है, ग्राफ किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसको बोलता हूं स्थिति भाई। ये क्या है और ये क्या है, स्थिति जोड़ क्या है, ठीक है। तो हो सकता है उस पार्टिकल का जो ग्राफ हो टाइप से आए, इस टाइप से आए, कैसे भी आ सकता है। अपन उसे जनरल मान लिया, ऐसा ग्राफ आ सकता है उसका, कैसा, ऐसा ग्राफ आ सकता है उसका, ठीक है। कोई दिक्कत है तुम्हें, ऐसा ग्राफ आ सकता है। अगर यहां से इसको ऐसे करो,
ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ आ सकता है उसका, ये कोई ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, ये कोई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इसको पॉइंट पी मान लेता हूँ, कोई पी मान लेता हूँ, और यहाँ कोई पॉइंट, इस कोई पॉइंट क्यू मान लेता हूँ, और ये कोई पॉइंट, इसको कोई पॉइंट आर बोल देता हूँ, और यहाँ कोई पॉइंट आर एस मान। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी और भी पॉइंट, ये कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट, इस टाइप से मान, बाकी पॉइंट मानने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई, इस वाली कंडीशन की मैं बात करूं अगर तुमसे, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ वेक्टर इक्वल टू कितना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। एफ वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कितना डी यू अपॉन कितना डी आर, या फिर डी एक्स लिख दो अगर एक्स की बात कर रहा हूँ, डी यू अपॉन कितना भाई डी एक्स, और इधर लिख दूंगा एक्स कैप। ये अपने फॉर्मूले अपन ने पढ़ा है। और डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है बताओ, स्लोप है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है भाई, स्लोप है। अब देखो, अगर ये मान लो पार्टिकल पे फोर्स जीरो हो जाए, पार्टिकल पे क्या भाई फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स जीरो हो गया मतलब डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो गया, जीरो, मतलब क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो हो गया, अभी मैंने पढ़ाया था, स्लोप जीरो हो गया मतलब वो कंडीशन है मैक्सिमा और की, मैक्सिमा और मिनिमा। तो स्लोप कहाँ जीरो होगा, स्लोप पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, एस पॉइंट। और जैसे ही स्लोप जीरो होगा, जैसे ही फोर्स जीरो होगा, वो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मतलब फोर्स जीरो मतलब स्लोप जीरो हो, या फिर यू क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर क्या हो वहां पे कांस्टेंट हो। अगर ऐसे कोई पॉइंट हैं तो उन पॉइंट को बोलते हैं अपन संतुलन की अवस्था बोलते हैं। उन पॉइंटों को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था बोलते हैं, या उन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अपन संतुलन की बात करेंगे। अब देखो संतुलन की बात कैसे करूं, मैं पहले ही बता देता हूं थोड़ा सा आपको आइडिया, आपको दिक्कत हो। देखो, अगर एफ जीरो हो गया, मैं आगे अगले पेज पे बताऊंगा, एफ जीरो कहाँ, यहाँ जीरो, एफ जीरो कहाँ, यहाँ जीरो, एफ जीरो कहाँ, यहाँ जीरो, एफ जीरो यहाँ जीरो। ये अपने चार पॉइंट बने, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट। यहाँ पे क्या है, फोर्स जीरो है, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है, मतलब यू क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। एक पॉइंट के लिए यू क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब देखो, इनको बोलते हैं अपन संतुलन की अवस्था, मतलब वहां पे पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना, संतुलन की अवस्था। अब देखो, अब संतुलन की अवस्था भी तीन टाइप की होती है। संतुलन की अवस्था भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है ना भाई। संतुलन की अवस्था कितने टाइप से होती है, तीन प्रकार से होती है। ठीक है, एक होता है अपना स्थायी संतुलन, एक होता है अपना अस्थायी संतुलन। एक कौन सा भाई, स्थायी, और एक कौन सा अस्थायी, और एक कौन सा उदासीन। एक कौन सा होता है भाई, उदासीन होता है। एक कौन सा होता है भाई, उदासीन होता है। तो अपन ये संतुलन की बात कर रहे हैं, एक कौन सा, उदासीन। अब देखो, अगर मैं यही बात करूं आपसे, मैंने क्या किया, मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि बल, और बल बोले तो एफ फैक्टर, एफ फैक्टर बोले तो जीरो हो जाए, एफ फैक्टर बोले तो जीरो। मैं एक बार लाइन और लिख देता हूं, किसी संरक्षी बल के लिए, किसी संरक्षी बल के लिए भी, संरक्षी बल के लिए होता है कितना, एफ फैक्टर इक्वल टू कितना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ, एफ फैक्टर कितना बन जाएगा, तो ऐसे लिखूँ डी यू अपॉन कितना, डी एक्स एक्स, डी यू अपॉन कितना, डी एक्स एक्स कैप, ऐसे लिख सकता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यदि देखो भाई, अगर मैं बात करूं यदि बल F इक्वल टू 0 हो जाए भाई, F इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो जब F इक्वल टू 0 हो गया तो उसको बोलता हूं संतुलन की अवस्था। की अवस्था, संतुलन की अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलता हूं। संतुलन की अवस्था, साम्य अवस्था की स्थिति क्या बोलता हूं, साम्य अवस्था की स्थिति बोलता हूं। साम्य अवस्था की, संतुलन की अवस्था बोलता हूं, साम्य अवस्था की स्थिति, ठीक है। अब 4 से 0 हो गया तो मतलब d/dx, मतलब इस ऊर्जा में का जो स्लोप है, जो ढाल है, उसका मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको कोई नंबर 1 लिख देते हैं। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से भाई d/dx इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब ये क्या है, ढाल है, स्लोप है, इसकी भाई x ग्राफ की स्लोप है। तो वे पॉइंट पे ढाल का मान कितना हो 0, वो क्या कहलाते हैं, संतुलन की अवस्था कहलाती है या साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। अब d/0 0 हो गया, यहाँ से एक कंडीशन और निकल के आएगी, du कितना dx इक्वल टू 0, मैंने लिखा du इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से u इक्वल टू क्या मिलेगा नियत, यहाँ से क्या मिलेगा भाई u इक्वल टू नियत मिलेगा। u इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, यहाँ से नियत मिलेगा, मतलब वो इसमें वो पॉइंट भी शामिल होगा। हाँ भाई सुनो, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास को अभी ड्रॉप करना पड़ेगा ना, बाकी क्लास आपकी कल करेंगे है ना, इसी में कंटिन्यू यहाँ तक, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है भाई, ओके भाई।